कूलाम के नियम को देखा था, जिसमें हमने देखा था कि दो आवेश Q1 एवं Q2 एक दूसरे से r दूरी पर है। ये पहला आवेश है Q1 और दूसरा आवेश है Q2, एक दूसरे से r दूरी पर है। तो उनके बीच लगने वाला जो बल होता है उसको विद्युत बल कहते हैं, और विद्युत बल F को लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2/r। ये कूलाम के नियमानुसार दो आवेशों के बीच लगने वाले विद्युत बल का ये फार्मूला होता है। ये दोनों के बीच की दूरी का वर्ग है, जो ये बता रहा है कि ये जो दोनों आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल है, दोनों आवेशों के बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती तथा दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती है। यही कूलाम का नियम है। आज हम इसी विद्युत बल को, कूलाम बल को एक सदिश के रूप में व्यक्त करने का प्रयास करेंगे, जिसके तहत हम देखेंगे कि कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप क्या है, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलाम्स लॉ। तो इसको जानने से पहले हम एक तथ्य की बात करेंगे, जो है पोजीशन वेक्टर या स्थिति सदिश, क्योंकि इस कूलाम के नियम के सदिश स्वरूप में हम पोजीशन वेक्टर का उपयोग करेंगे। तो पोजीशन वेक्टर को हम देखते हैं। जैसे यहाँ पर दो पॉइंट है, एक पॉइंट A है और दूसरा पॉइंट B है, और दोनों के बीच की दूरी r है। अब A से B तक खींचते हुए एक हम तीर बनाते हैं, एरो बनाते हैं A से B तक। ये एरो एक वेक्टर को प्रदर्शित करता है, और इस वेक्टर को लिखते हैं RBA। RBA का आशय है कि ये वेक्टर प्रदर्शित करता है पॉइंट B के पोजीशन को A के सापेक्ष, यानी पोजीशन ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A साबित करता है ये वेक्टर RBA। अगर ये पॉइंट 1 होता, अगर ये पॉइंट 1 होता और ये पॉइंट 2 होता, तो इसी वेक्टर का नाम हो जाता R21, और ये क्या बताता, पॉइंट 2 की स्थिति पॉइंट A के सापेक्ष, यानी 2 की स्थिति A के सापेक्ष बताने वाला जो वेक्टर होगा वो होगा R21, जिसकी दिशा 1 से 2 की ओर होगी। और अगर यहीं से अगर पॉइंट 1 के पोजीशन को पॉइंट 2 के सापेक्ष देखे, या कह लें पॉइंट 1 की स्थिति को पॉइंट 2 के सापेक्ष देखे, तो 2 से 1 की तरफ एक तीर बनाएंगे। ये जो वेक्टर होगा, ये वेक्टर दिखेगा इस तरह से, इस दिशा में। ये जो वेक्टर है वो वेक्टर लिखा जाएगा 1 2 1 2, और ये वेक्टर बता रहा है पॉइंट 1 की स्थिति पॉइंट 2 के सापेक्ष। यानी एक पॉइंट की स्थिति को दूसरे पॉइंट के सापेक्ष अगर व्यक्त करना है तो R12 वेक्टर के रूप में लिखेंगे, और दूसरे पॉइंट की स्थिति को पहले के सापेक्ष देखना हो तो लिखेंगे R21। ये पोजीशन वेक्टर है, ये भी पोजीशन वेक्टर है। और ये भी पोजीशन वेक्टर है। ये पोजीशन वेक्टर बता रहा है पॉइंट 2 की स्थिति 1 के सापेक्ष, ये पोजीशन वेक्टर बता रहा है पॉइंट 1 की स्थिति 2 के सापेक्ष। यानी 1 की स्थिति को 2 के सापेक्ष बताने वाला वेक्टर R12 है, और पॉइंट 2 की स्थिति पॉइंट 1 के सापेक्ष बताने वाला वेक्टर R21। ये इस तरह से हम देखेंगे। तो ये R12 ये है और R21 ये हो गया। तो क्या देखें हम, R12 का डायरेक्शन R21 के डायरेक्शन के उल्टा है,
इसको हम कहेंगे R12 R12 और इसको हम कहेंगे R21। ये इस तरह से R12 ये है, R21 ये है, और ये 0.1 है और ये 0.2 है, और दोनों के बीच की दूरी R। 2 के सापेक्ष 1 को जानना है तो 2 से 1 की तरफ लाइन खींचेंगे, 2 से 1 की तरफ तीर बनाएंगे और इस तीर को नाम दे देंगे R12। और 2 का पोजीशन वेक्टर जानना है 1 के सापेक्ष, तो 1 से 2 की तरफ तीर बनाएंगे और इस ये वेक्टर को रिलेट करेगा, इस वेक्टर को नाम देंगे R21। ठीक, तो ये हो गया। अब यहीं से हम कुलाम्ब लॉ के सदिश स्वरूप की चर्चा करेंगे। दो आवेशित कण हैं, एक है Q1 और दूसरा है Q2, और इन दोनों को मिलाने वाली एक रेखा है, और दोनों के बीच की दूरी R है, दोनों के बीच की दूरी R है। अब इन दोनों के बीच जो बल लगेगा उसको हम कूलाम्ब बल के रूप में जानेंगे और उसको लिखेंगे F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाई R। ये जान लीजिएगा कि जब एप्सिलॉन 0 है तो इसका आशय है कि दोनों आवेश निर्वात में है, फ्री स्पेस में है, इसलिए दोनों के बीच लगने वाला बल F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाई R स्क्वायर है। अब अगर हम यही बल दोनों के बीच लग रहा है, या कह लें कि इसी बल से Q1 Q2 को रिपल्स कर रहा है, दोनों आवेश पॉजिटिव है, दोनों आवेश पॉजिटिव है। जब तक बताया ना जाए तब तक ये मान के चला जाता है कि दोनों कोई भी चार्ज पॉजिटिव है, तो Q1 और Q2 दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, और इन दोनों के बीच लगने वाला बल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाई R स्क्वायर है। इस बल का मतलब होता है कि Q1 इस बल से Q2 को क्या कर रहा है, रिपल कर रहा है, इस तरह से Q1 Q2 क्या कर रहा है, रिपल कर रहा है, इस तरह से। और इसी बल से Q2 Q1 को रिपल करेगा, इस तरह से। यानी Q1 के कारण Q2 पर जो बल लगने वाला है वो बल ये है, और इसको हम नाम देते हैं Q2 पर लगने वाला बल F2, और किसके कारण, Q1 के कारण। ये हो गया F21, और इसकी दिशा क्या होगी, Q1 और Q2 को मिलाने वाली लाइन के अनुदिश, और इस Q2 की स्थिति बताने वाला जो वेक्टर है वो वेक्टर कौन था, R21 वेक्टर हो गया। तो क्या हो गया कि ये Q2 पर लगने वाले बल का डायरेक्शन ई दिशा में है, और इसी दिशा में इस Q2 के पोजीशन को बताने वाला वेक्टर भी है R21 क्या इस दिशा में क्या है, R21 है, R21 ये वेक्टर क्या है, इसी दिशा में, और इसी दिशा में ये फोर्स लग रहा है। तो अब हम अगर लिखना चाहें तो लिखेंगे कि चार्ज आवेश Q2 पर Q1 के कारण लगने वाला बल, विद्युत बल वही कूलाम्ब बल होगा, F21 Q2 पर लगने वाला बल, Q2 पर लगने वाला बल, तो F2 लिखेंगे किसके कारण, बल कारण, तो F21 इक्वल टू। अब चूंकि हम सदिश स्वरूप की बात कर रहे हैं तो इस बल को सदिश रूप में ऐसे लिखेंगे। अब इस बल में दिशा भी हो गई, और दिशा को हम बताएं कैसे, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ये तो परिमाण हो गए, ये बल की वैल्यू हो गई, परिमाण हो गया। इसके साथ हमें दिशा लगाना है, तो दिशा किधर की ओर होगा, ये Q1 के कारण Q2 पर जो बल लग रहा है ये F21 है, और इसकी दिशा किधर, R21 की तरफ। जो वेक्टर Q2 के पोजीशन को बता रहा है उसी वेक्टर की दिशा में F21 है, तो F21 की दिशा क्या हो जाएगी, R21, और चूंकि दिशा को बताना है केवल, तो दिशा के लिए यूनिट वेक्टर लगाते हैं, वो कैप लगा देते हैं। दिशा के लिए इस बल F21 की दिशा R21 की तरफ है, और R21 जो वेक्टर है
उसकी दिशा को बताने के लिए R21 पर क्या लगा देंगे, कैप लगा देंगे। और इस कैप का मतलब क्या होता है, R21 कैप का मतलब होता है कि R21 के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, और R21 के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर का मतलब होता है R21 पूरा वेक्टर बटे इस वेक्टर का परिमाण, R21 का परिमाण। आप लोग अलग अलग पढ़े होंगे इसको। R21 कैप यानी R21 की दिशा में यूनिट वेक्टर बराबर पूरा वेक्टर R21 बटे इस वेक्टर का परिमाण। और इस R21 वेक्टर का परिमाण ये यहां से यहां तक है, और उसका मान कितना हम रखे हैं, R। तो क्या हो गया, इसको लिखेंगे R21 कैप इक्वल टू R21 वेक्टर बटा R21 का परिमाण, R दोनों के बीच की जो दूरी है वही R है, और वही R21 का क्या है, परिमाण है। तो यहां से क्या बन गया, यहां से हम R21 का मान रखते हैं, क्या हो जाता है, F21 वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई ऑफ साइलेंट 0 Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, और इसका मान रख देते हैं R21 पूरा वेक्टर बटे R। ये अब यहां से क्या आ जाता है, F21 इक्वल टू 1/4 पाई ऑफ साइलेंट 0 Q1 Q2 बाई R क्यूब, R स्क्वायर R इंटू R21। ये अब ये हो गया हमारा दूसरे आवेश पर पहले आवेश के कारण लगने वाले बल का वेक्टर फॉर्म, ये हो गया। अब इसी तरह से पहले आवेश पर दूसरे आवेश के कारण लगने वाले विद्युत बल को हम निकालेंगे। तो क्या लिखेंगे, अभी हमने दूसरे आवेश पर पहले आवेश के कारण लगने वाले कूलाम बल को लिख लिया F21। F21 का मतलब लगने वाला कूलाम बल किस पर, दूसरे पर, किसके कारण, पहले के कारण। तो F21 वेक्टर के रूप में इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाई R क्यूब। R21 ये R21 बता रहा है कि F21 का जो दिशा होगा वो पोजीशन वेक्टर R21 के एलांग होगा, के अनुदिश होगा, और R21 क्या है, इस दूसरे आवेश का पहले आवेश के सापेक्ष पोजीशन वेक्टर, या R21 दूसरे आवेश के पोजीशन को बता रहा है। ये हो गया। अब आगे हम लिखेंगे आवेश Q1, आवेश Q1 पर Q2 के कारण लगने वाला कूलाम बल या विद्युत बल क्या हो जाएगा, इसको क्या लिखेंगे, F लिख दिया, बल है, किस पर लगने वाला है, Q1 पर, तो बल लिख दिया, किसके कारण, Q2 कारण, तो 2 लिख दिया। ये F12 का मतलब पहले आवेश पर दूसरे आवेश के कारण लगने वाला बल, और इसको हम वेक्टर के रूप में लिख रहे हैं क्योंकि इसकी दिशा बताएंगे। क्या हो जाएगा, F12 इक्वल टू 1/4 पाई ऑफ साइलेंट 0, परिमाण तो उतना होगा जितना Q2 Q1 पर बल लगाएगा उतना ही Q1 Q2 बल लगाएगा, और उस बल का मान क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, ये तो बल हो गया। और इस बल की दिशा क्या होगी, आप देखिए Q2 Q1 पर बल लगा रहा है, तो ये प्लस है, ये प्लस है, ये Q2 बल लगाकर क्या करेगा, इसको रिपल करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, और प्रतिकर्षित करेगा तो ये बल की दिशा हो गई। और किस बल की दिशा हो गई, F12 की दिशा होगी, पहले आवेश पर दूसरे आवेश के कारण लगने वाले बल की दिशा, ये इधर की तरफ। और अगर ये इसकी दिशा देखें तो वास्तव में ये दिशा किसकी है, R12 की। क्या है, ये ए दिशा है, और R12 की दिशा क्या है, 2 से 1 की तरफ लाइन खींचेंगे, और वो क्या हो जाएगा, R12 हो जाएगा। वेक्टर R12 क्या दिखा रहा है, Q1 का पोजीशन Q2 के सापेक्ष, तो वेक्टर R12 ये है, और लगने वाला बल भी इसी दिशा में है, यानी F12 की दिशा जो होगी वो R12 के एलांग होगी। और R12 के एलांग जो हम दिशा लिखेंगे उस दिशा को लिखेंगे R12 कैप, पूरा वेक्टर ना लिख करके R12 कैप लिखेंगे, क्योंकि हमको केवल दिशा लेना है, तो दिशा के लिए यूनिट वेक्टर लेते हैं कैप के रूप में। और इसको जब आप लिखेंगे तो लिखेंगे F12
इक्वल टू 1/4 पाई ऑफ साइन 0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर इंटू, बिल्कुल इसी तरह से यहां से देखिएगा क्या लिखेंगे, R21 इक्वल टू वेक्टर R21 बटा आर वेक्टर R21 का परिमाण। तो R21 कैप इक्वल टू जिस तरह से ये आ गया उसी तरह से R12 कैप इक्वल टू पूरा वेक्टर R12 बटे वेक्टर R12 का परिमाण, ये और वेक्टर R12 का परिमाण, ये परिमाण R12 का भी है और R21 का है। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच की दूरी सेम है, तो Q2 के सापेक्ष Q1 की दूरी भी R है और Q1 के सापेक्ष Q2 की दूरी भी R है। तो दूरी जो है दोनों का सेम है, यानी परिमाण दोनों का सेम है, लेकिन दिशा दोनों की अलग अलग है। तो परिमाण अगर सेम है तो इसकी जगह भी हम R लिख सकते हैं और इसकी जगह भी R लिख देंगे। क्या हो जाएगा, R12 कैप इक्वल टू R12 वेक्टर बटा R, ये जैसे यहां लिखे वैसे यहां भी लिख देंगे और हम मान रख देते हैं कैप का, क्या हो जाता है वेक्टर R12 पूरा बटे R, और ये क्या बन के आता है F12 इक्वल टू 1/4 पाई ऑफ साइन 0 Q1 Q2 बाई आर क्यूब और वेक्टर क्या हो जाएगा R12 जी। ये बल हो गया पहले आवेश पर दूसरे आवेश का, एक ये बल हो गया दूसरे आवेश पर पहले आवेश का। अब यहां पर थोड़ा सा हम करेक्शन करते हैं, इंप्लाई दैट F12 इक्वल टू 1/4 पाई ऑफ साइन 0 Q1 Q2 बाई आर क्यूब इंटू, अब इस बल F12 को F21 के फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिएगा वेक्टर है R12, यहाँ पर वेक्टर है R21 और सब एक समान है, परिमाण दोनों का एक समान है, दिशा केवल यहाँ पर दिशा है R21 के डायरेक्शन में और यहाँ पर दिशा है R12 के डायरेक्शन में। तो R21 ये है और R12 ये है, दोनों बराबर हैं लेकिन दिशा में विपरीत है, यानी R21 जो होगा वो इक्वल टू होगा माइनस R12 की। इसका मतलब यह है कि R21 और R12 दोनों सेम है लेकिन दिशा क्या है उल्टा है, यानी R21 को हम R माइनस के रूप में R12 लिख सकते हैं या R12 को माइनस के रूप में R21 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर R12 है, इसकी जगह पर हम माइनस R21 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों चिन्ह में एक दूसरे के विपरीत है या दोनों दिशा में एक दूसरे के विपरीत है। तो यहाँ पर क्या हो सकता है माइनस R21 ये, और ये क्या हो जाएगा इंप्लाई दैट F12 इक्वल टू, ये माइनस यहाँ ले सकते हैं 1/4 पाई ऑफ साइन 0 Q1 Q2 बाई आर क्यूब, ये हो जाता R21 ये। अब यहाँ पर देखिए इक्वेशन 2 इसको लिख लीजिए और ये इक्वेशन 1 लिख लीजिए। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में क्या अंतर है, केवल माइनस का अंतर है, पूरा फैक्टर यही है, केवल यहाँ पर माइनस है। तो क्या हो जाता है F12 इक्वल टू माइनस F21, यानी पहले पर दूसरे कारण लगने वाला बल दूसरे पर पहले कारण लगने वाले बल के बराबर तो है लेकिन ऋणात्मक चिन्ह के साथ है, यानी दिशा क्या है विपरीत है, यानी पहला दूसरे पर जितना बल लगाएगा दूसरा पहले पर भी उतना ही बल लगाएगा लेकिन दिशा क्या हो जाएगी विपरीत हो जाएगी। और ये न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम है। क्या? इसको एक लाइन में लिखते हैं कि प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, यानी पहला आवेश जितना दूसरे आवेश पर बल लगाएगा दूसरा आवेश उतना ही पहले आवेश पर बल लगाएगा लेकिन दिशा क्या होगी विपरीत होगी। यही न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम है, यानी दो आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम का भी पालन करता है। तो ये हमारा हो जाएगा क्या, इंप्लाई दैट
दो आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम का पालन करता है। ये हो गया हमारा कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप, जिसमें हमने देखा कि पहले आवेश या दोनों आवेशों के बीच लगने वाले विद्युत बल का ये फॉर्मूला है। अब हमने निकाला कि पहले आवेश के कारण दूसरे पर लगने वाला बल F21, दिशा सहित हमने लिखा। दिशा क्या होगी? Q1 से Q2 को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होगी और जो Q1 से Q2 की ओर बाहर की ओर होगी। और ये जो दिशा है, यही दिशा क्या है? R21 की दिशा है, यानी वेक्टर R21 की दिशा में जो लगेगा बल वो होगा Q2 पर Q1 के कारण लगने वाला बल, जिसको हमने इस रूप में लिखा। इसी प्रकार Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल F12 को हमने इस रूप में लिखा, जो किस दिशा में लग रहा है? Q2 से Q1 को मिलाने वाली लाइन के अनुदिश लेकिन बाहर की ओर। Q2 से Q1 को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लेकिन बाहर की ओर। तो और ये दिशा क्या है? R12 की दिशा है। तो ये F12 की दिशा में लगेगा, R12 की दिशा में लगेगा, F21 की दिशा में लगेगा, R21 की दिशा में लगेगा। और दोनों बलों को देखें तो केवल और केवल दिशा का अंतर है, परिमाण दोनों के बराबर है, यानी F12 बराबर है F21 के, लेकिन दिशा क्या है? विपरीत है। तो यही हमारा कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगर इसमें किसी प्रकार की समस्या हो तो आप हमारे YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी समस्या का समाधान करेंगे। और यदि वीडियो क्लिप पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ताकि इस तरह के वीडियो क्लिप का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपके फिजिक्स की मुकम्मल तैयारी होती रहे। तो आज बस इतना ही। अगला टॉपिक कूलाम के नियम से संबंधित कुछ सवाल पर होगा, तो हम आगे अंकित क्वेश्चन लेकर के आएंगे। आज बस इतना ही। एक बार फिर आपके भविष्य के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।